आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, अगर आप मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं, एलिमनी भी नहीं देना चाहते हैं, तो डिटेल में ये वीडियो को ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। मेंटेनेंस केस में सबूतों से ज़्यादा आपकी रणनीति काम करती है, और जब आप रणनीति से आगे बढ़ते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके केस में आपको इंटरिम मेंटेनेंस ना देना पड़े, ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल मेंटेनेंस ना देना पड़े, और ऐसा भी हो सकता है कि लग चुका है तो बंद हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि मिनिमम यानी सबसे कम आपको भरण पोषण देना पड़े। जय जिनेन्द्र हूं, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान से समझिएगा, पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं। आपके ऊपर मेंटेनेंस का आदेश हो चुका हो, या फिर केस आने वाला हो, या आपका मेंटेनेंस का केस चल रहा हो, इस सभी परिस्थिति में ये जानकारी आपके काम आ सकती है। नंबर 1, जैसे ही आपको शुरुआत में पता लगता है कि पति पत्नी के बीच में विवाद शुरू हो गया है, या पत्नी मायके से नहीं आ रही है, तो आपको अपनी ही इनकम, सिर्फ अपनी इनकम अपने बैंक अकाउंट में डालनी है, किसी का पैसा नहीं लेना है। दूसरा, आपके खर्चे कितने हैं, सारे खर्चे अपने अपने बैंक अकाउंट से ही करने हैं, क्योंकि ये प्रमाण आपको कोर्ट में देना पड़ेगा कि आपकी इनकम कितनी है और आपके खर्चे कितने हैं। और इसमें इवन आप पत्नी के मायके जाते हो, जब पत्नी केस कर देगी तब भी आपको जाना पड़ता है, तो आने का और जाने का खर्चा भी आपके अकाउंट में शो होना चाहिए। और इसके टिकट्स वगैरह और होटल में रुकने के बिल्स, खाना के बिल्स, ये सारे संभाल के रखिएगा, ये आपको कोर्ट में काम आने वाले हैं। हाँ, इस बीच में और कुछ चीज़ें भी आपको काम आने वाली हैं, जैसे एडवोकेट की फीस, इसे भी आप डिटेल में रखिए कि हमने वकील साहब को कब कब कितनी कितनी फीस दी, हर तारीख पर कितनी देना पड़ती है। इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट्स, ये भी संभाल कर रखिए, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। अब इसके अलावा अगर पत्नी की कोई इनकम है या क्वालिफिकेशन है, उसका प्रमाण भी आपको ही लेके आना है, इसे भी आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। अब इस देना कब है? जैसे ही आपको नोटिस मिलता है, आपको पहली तारीख पर उपस्थित हो जाना है, और दूसरी और तीसरी तारीख पे आपको अपनी तरफ से जो जो आपके पास है, पिछले 3 साल का बैंक स्टेटमेंट, जिसमें आपका एक प्रॉफिट एवं लॉस अकाउंट होगा, जिसमें आपकी इनकम अलग दिखेगी, सारे खर्चे की लिस्ट अलग दिखेगी। ये ध्यान रखिएगा, सारे खर्चे की लिस्ट, जिसमें आपका दूध का बिल, गैस का बिल, बिजली का बिल, डीटीएच का बिल, वाईफाई का बिल, मोबाइल का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स लगता है ना साल में एक बार, प्रॉपर्टी टैक्स, इसके अलावा सोसाइटी टैक्स भी लगता, वो भी डालिए। इसके अलावा वकील साहब की फीस, इसके अलावा आने का और जाने का और रुकने का खर्चा, इसके अलावा परिवार का राशन, इसके अलावा परिवार के लोग हैं जो, उनके लिए आपको कितना खर्च करना पड़ता है, जैसे दवाई पर, शिक्षा पर, अन्य चीज़ों पर। आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट, तो जितने भी खर्चे हैं आपको एक एक खर्चे की टोटल लिस्ट बना के देनी है। पेट्रोल का खर्चा, घर में काम करने के लिए नौकर चाकर आते हैं उनका खर्चा, सारी डिटेल लॉस वाले खाते में लिखना है, और जो आपके पास इनकम आती है वो प्रॉफिट वाले कॉलम में लिखना है, और प्रॉफिट में से आपको लॉस माइनस कर देना है, एक्सपेंसेस सारे माइनस कर दीजिए, जो आपका पैसा अब नीचे बचेगा वो नेट प्रॉफिट हुआ। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको बना के देना ही है। इसके अलावा पत्नी ने किसी प्रकार की आपके साथ क्रूरल्टी की, या फिर आप साबित कर सकते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, तो इसका प्रमाण। इसके अलावा वाइफ कब से नहीं है आपके घर में, इसका भी प्रमाण। इसके अलावा क्या आपकी पत्नी आपके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी, नहीं बनाती थी, बात मेंशन करें। इसके अलावा आपकी पत्नी आपके साथ क्यों नहीं रह रही है, इसको ये जानकारी पूरी डिटेल में अपने जवाब में मेंशन करें। इसके अलावा आपकी वाइफ अडल्ट्री में है या रीमैरिज कर चुकी है, इसका भी प्रमाण आपको लेके आना होगा। आपकी पत्नी की इनकम क्या है, शादी के पहले क्या थी, वर्तमान में क्या है, और जब आपके साथ थी तब क्या थी, इसका प्रमाण भी आपको लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को आप जितनी जल्दी कोर्ट में सबमिट कर देते हैं, तो इससे ये प्रभाव पड़ता है, हो सकता कोर्ट इंटरिम सुनने से इनकार कर दे, क्योंकि हमने तो तत्काल सब दे दिया। अब पत्नी की बारी है, वो सब कुछ ला के देवे और अपने बयान देवे, गवाही देवे, और कोर्ट आदेश कर देवे, तो यहाँ इंटरिम रुक सकता है। फाइनल होने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर कोर्ट तय करेगी वास्तविकता में कुछ देना कि नहीं देना, ये क्लियर हो जाएगा।
और यहाँ से बाकी केसेस के रास्ते भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप फिर डिवोर्स के लिए जाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा भाई पत्नी के पास कोई सबूत है कि नहीं है कि बस झूठे ही आरोप लगा रहे। और अगर मेंटेनेंस के केस में साबित हो गया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है तो आप डिवोर्स का रास्ता आपका क्लियर हो गया और आप तत्काल डिवोर्स का केस फाइल करके डिवोर्स भी ले पाएंगे और एलिमनी भी नहीं देना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। केस लड़ने के खर्चे से भी बच जाएंगे और भी अन्य खर्चों मेंटेनेंस एलिमनी सबसे बच सकते हैं। बाकी केसेस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जिनके केसेस चल रहे हैं, आदेश हो चुके हैं, वो ये सारी चीजें लगा देंगे तो केस के दौरान अब फाइनल आदेश में कोर्ट परिवर्तन कर देगी और आपके फाइनल आदेश हो चुके हैं तो ये सारी चीज़ों को लगाकर और आप एक बार फिर से भत्ते में परिवर्तन का केस फाइल करके उस आदेश में परिवर्तन करवा सकते हैं, यानी बंद करवा सकते हैं, कम करवा सकते हैं। एक और रास्ता आपके पास है। जब कोर्ट ने आदेश किया था आपकी परिस्थिति कुछ और थी, आपके पास अच्छी नौकरी थी, अब वो नहीं है, अच्छा बिजनेस चल रहा था, अब वो नहीं चल रहा है, आपके परिवार में पहले 4 सदस्य थे, अब 8 सदस्य हो गए, संख्या बढ़ गई, आपकी रिश्तेदारी बढ़ गई, आपके यहाँ कोई बीमार रहने लगा, किसी का एजुकेशन आ गया, किसी की शादी आ गई, कोई भी परिस्थिति ऐसी बढ़ती है तो भी यहाँ पर भत्ते में परिवर्तन कराया जा सकता है और मेंटेनेंस की राशि कम कराई जा सकती है। इसके अलावा पत्नी अब कमाने लगी है, किसी के साथ अडल्ट्री में रह रही है, रीमैरिज कर लिया है, आप यहाँ पर भी बंद करवा सकते हैं। इसके अलावा अब आप कमा नहीं सकते हैं, कमाने के काबिल नहीं हैं, कोई आपकी परमानेंट इनकम नहीं है, तो भी आप मेंटेनेंस को कम करा सकते हैं। इसके अलावा अब आपने दूसरी शादी कर ली, आपकी पत्नी आ गई है, उसके बच्चे भी हो गए हैं या पहले साथ में बच्चे लेके भी आए हैं, तो उनके खर्चे बढ़ गए। तो जो पत्नी को मेंटेनेंस मिल रहा था आप उस मेंटेनेंस को कम करवा सकते हैं। पहले आप परिवार के साथ घर में रह रहे थे, परिवार वालों ने आपको घर से बाहर कर दिया, अब आप रेंट पे रह रहे हैं। परिवार वालों ने आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस भी कर दिया, आपकी आधी सैलरी भी मांग ली, तो आपकी इनकम भी परिवार के पास चली गई, ऊपर से आप घर से बाहर हो गए, अब आपको अपना खर्चा भी उठाना है, रेंट भी भरना है, तो भी मेंटेनेंस कम हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जो लोग अपने बच्चों को बेदखल करते हैं बहुत सोच समझ के करें, अन्यथा उनके केस में बेदखली होने पर भरण पोषण की राशि ज़्यादा लग सकती है, क्योंकि परिवार ने बेदखल कर दिया और परिवार ने बेटे के ऊपर मेंटेनेंस का केस नहीं किया। ये दो चीजें अलग अलग हैं और दोनों आपको नुकसान पहुंचाएंगे। अगर आप बेदखल करते हो तो आपको मेंटेनेंस का केस साथ में फाइल करना है, और अगर आपने बेदखल कर दिया और मेंटेनेंस का केस नहीं किया तो अब बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपको भरण पोषण दे, तो जो उसकी इनकम है वो पूरी हो जाएगी, खर्चे कम हो जाएंगे, जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी, पत्नी को ज्यादा भरण पोषण मिल जाएगा। और जहां पर परिवार ने मेंटेनेंस का केस करके पहले ही आधी सैलरी झटक ली और घर से बाहर निकाल दिया, तो अब आधा उसके पास इनकम बची, उसी में से उसको रेंट पे रहना है, खर्चे चलाना है, तो क्या बचा उसके पास? तो फिर मेंटेनेंस 0% लगेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मेंटेनेंस का केस सबूतों की अपेक्षा परिस्थितियों से अगर आप लड़ते हैं, सबूत नहीं है आपके पास में, तो आप परिस्थितियों से लड़ते हैं तो भी आप अपने केस में मेंटेनेंस का एक सही और परफेक्ट आदेश करवा सकते हैं। और सबूत हैं और परिस्थितियां आपने रखी तो बेहतर आदेश होगा। नमस्कार।